नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। अभी बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, बहुत ही दुखद खबर है। दिल्ली एम्स से ये खबर आ रही है और खबर ये है कि रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि दिल्ली एम्स में भर्ती थे, उनका निधन हो गया है। और उनके निधन होने के बाद से ही ये लगभग पूरे बिहार की राजनीति में कहें तो एक बहुत बड़ी घटना है। और इसी पर हम अपने सीनियर पत्रकार आदेश सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर रघुवंश प्रसाद सिंह कैसे नेता थे, अभी तक के राजनीतिक कैरियर में उनका क्या कुछ योगदान रहा और बिहार में ख़ास तौर पे उनकी कैसी शख्सियत रही है। सर, सबसे पहले तो ये एक दुखद खबर है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि बिहार की राजनीति का एक इतना बड़ा चेहरा आज नहीं रहा, इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, बिहार के जो ये रघुवंश बाबू जो थे वो बहुत ही कद्दावर समाजवादी नेता थे। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो राजनीति में है कि जोड़ तोड़ और पाला बदलने का खेल चलते रहता है। लेकिन रघुवंश बाबू ने अंतिम समय में इस्तीफा तो जरूर दिया था राजद से, लेकिन किसी दल को ज्वाइन नहीं किए थे। और जो बड़े लोग होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि कब उनका अंतिम समय आने वाला है। तो रघुवंश बाबू बिहार के एक बड़े नेता थे और बड़ी शख्सियत थे। उन्हें भी पता चल गया था कि अब जो उनका जीवन है वो ज़्यादा दिन का नहीं है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार से और लालू यादव से पत्र व्यवहार किया एम्स में रहते समय में। नीतीश की हम बात करते हैं, नीतीश कुमार से उन्होंने मांग किया था कि वैशाली में जो भिक्षा पात्र जो वहाँ पर था, जब गौतम बुद्ध लास्ट बार जब वहाँ वैशाली से जब जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ के निवासियों को अपना भिक्षा पात्र दिया था। वो किसी तरह पहले कंधार पहुँच गया, वहाँ से अभी काबुल में है, तो उसे लाने की उन्होंने बात की। और एक और ये जो गणतंत्र दिवस पे हाँ, जो वो बता रहा हूँ मैं, तो वो लाने की मांग की और वैशाली में एक भिक्षा स्मारक, पात्र स्मारक की बनवाने की मांग उन्होंने नीतीश कुमार से किया था। फिर से दूसरा मांग जो था लिच्छवी, जो कि चूँकि जो वैशाली का क्षेत्र है, वैशाली लिच्छवी जो दुनिया का पहला गणतंत्र हुआ करता था, उसकी राजधानी थी। तो ऐसे में उन्होंने मांग किया कि जिस तरह संयुक्त बिहार में, जिस तरह जब झारखंड और बिहार एक में था तो 26 जनवरी को रांची में झंडा फहरता था, उसी तर्ज पे जो दुनिया का पहला गणतंत्र है वैशाली, वहाँ भी झंडा फहराया जाए। तो अपने क्षेत्र में जहाँ से वो 5 बार एमपी रहे, वहीं इसको रिप्रेजेंट करते हुए 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, तो अपने जो क्षेत्र है उसको जाते जाते उसकी जो विरासत है, जो उसकी अमानत है, उसे सौंपने की वो कोशिश कर रहे थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम भी उन्हें आज नमन करते हैं और उनके इस समर्पण के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। क्या लगता है सर, मतलब नीतीश सरकार इस बात पे आगे काम करेगी, क्योंकि ये उनकी आखिरी इच्छा है कि ये चीज़ें वहाँ पे की जाए? करना चाहिए। और ये रघुवंश बाबू नहीं बल्कि बिहार और वैशाली के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है। और ये जो उनकी मांगे हैं, इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। एक तो इतने बड़े शख्सियत की जो है आखिरी इच्छा आपने बताया, और ये आखिरी इच्छा जो है वो पर्सनली नहीं है, वो पूरे बिहार के का हित जो है उसमें जुड़ा हुआ है, गौरव जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार को ये कदम उठाना जरूर चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा लालू यादव और उनकी दोस्ती की। खास तौर पे बहुत पुरानी दोस्ती, 32 साल 34 साल पुरानी दोस्ती बताई जाती है। और अभी अभी जो है वो दोस्ती भी टूटी, यानी वो जाने से पहले उन्होंने वो पार्टी भी छोड़ी। क्या कारण रहा होगा पार्टी छोड़ने को लेकर के? और अभी जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे, फिर अभी उनके जाने के बाद जब उनका देहांत हुआ तो उनका भी ट्वीट आया कि आप बहुत दूर ही चले गए अब तो इसको किस तरीके से? देखिए, लालू यादव से तो 32 साल से तो वो पार्टी में जुड़े हुए थे, 1973 से वो जुड़े हुए थे। यानी कहें तो अपना जो राजनीति की शुरुआत लालू और रघुवंश बाबू जो हैं लगभग साथ में ही किए थे। और जहाँ तक अभी की बात है तो लालू यादव के नहीं रहने पे उनके साथ जो ऐसा बर्ताव हुआ कि उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन लालू यादव उनको अपना बहुत बड़ा एक सहयोगी मानते हैं, अपने दोस्त मानते हैं, इसलिए उन्होंने भी जेल से चिट्ठी लिखी कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पहले स्वस्थ हो जाइए, फिर मिल बैठ के जो है बात करेंगे। तो एक तरह से कहें तो भले पार्टियों में जो दाव पेच है उसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया हो, लेकिन जो एक जो दोस्ती होती है, जो मानव मानव के बीच में संबंध होता है, वो कहीं टूटा नहीं था। लालू यादव भी बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते थे, कदर करते थे। पिछली बार भी जब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से जब इस्तीफा दिया तो लालू यादव के कहने पे ही उनका इस्तीफा स्वीकार तक नहीं किया गया। और लगातार जो है पार्टी हमलावर नहीं रही, बल्कि वो उन्हें मनाने की कोशिश करती रही। लेकिन रामा सिंह के प्रवेश होने से, चूँकि वैशाली में जो छवि है वो रघुवंश बाबू की और रामा सिंह की, वो दोनों एक दूसरे का कहें एक दूसरे से उलट है। तो कोई भी इंसान जो है नहीं चाहेगा ऐसा।
तो रघुवंश बाबू भी वही एक और वैसा ही सवाल चाहते मैं थे। जैसे पूछना, राजनीति पर बात आ गई तो ये जानना चाहूँगा, ये तो रही कि हम राजद की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी चला लालू नहीं रहे तो फिर उनको कहीं ना कहीं किनारे किया जाता रहा, एक गेस्ट आर्टिस्ट अपीयरेंस उनका रहा। लेकिन अन्य पार्टियों की बात कर लें, फिर चाहे नीतीश कुमार से उनके संबंध हो या कोई और विपक्षी पार्टी हो, बीजेपी हो, इन पार्टियों को लेकर के बिहार में जो उनकी एक छवि रही है इन पार्टियों के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। देखिए, कोई भी पार्टी जो है ना, किसी भी दल का वफादार, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा नेता जो कि स्टेटमैनशिप्स का के पदवी पर उन्हें रख सकते हैं क्या इस तरीके? जरूर रख सकते हैं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, सबसे बड़ा होता है आपकी स्वामी भक्ति और आपकी कार्यप्रणाली। तो रघुवंश बाबू जो थे वो राजद को कभी नहीं छोड़े, राजद के लिए हमेशा संकट मोचन का काम किए और समाजवादी उनका नेचर रहा और काफ़ी सादगी वाला जीवन जीते थे। वो मैथ के प्रोफेसर थे, आपको बता दें हम। लेकिन जो उनका पर्सनालिटी था, मैंने बताया कि दल कोई भी हो, नेता का एक पर्सनालिटी होता है। चाहे वाजपेयी जी आप सुने हुए है कि जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी प्रशंसा जो है विरोधी दल वाले भी करते थे। वही हाल रघुवंश के बारे में तो ऐसा कहा जाता था कि गलत पार्टी में अच्छे आदमी है, तो क्या ऐसा तो कल ही सुशील मोदी ने कहा कि कौरवों की सेना में ये जो थे कर्ण थे। तो ये तो अपने अपने बयान हैं जो विरोधी दल हैं, लेकिन बड़ी शख्सियत थे और इनका सम्मान जो है बिहारी नहीं देश के सभी नेता करते थे। इवन आपको बताएं कि जब कोरोना इनको हुआ था, एम्स पटना में भर्ती थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री आपको ये राजनाथ सिंह, इन्होंने फ़ोन करके इनसे हाल चाल लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी शख्सियत थी कि विरोधी दल, देश के प्रधानमंत्री, तब इनको फ़ोन करके हालचाल पूछ रहे हैं। समाजवादी नेता के तौर पे बात होती है इनकी, तो जब इतिहास को हम इनके उठाते हैं तो पता चलता है कि 1962 के समय से ही वो जो है समाजवाद से जुड़ने लगे थे। राम मनोहर लोहिया के से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, फिर कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित हुए। वो तो मतलब बहुत पहले से ही जब प्रोफेसर थे तभी राम मनोहर लोहिया के पत्रिका में वो लिखने पढ़ने लगे थे, उनके आलेख छपने लगे थे। तो अभी के दौर में बिहार में क्या उनसे बड़ा कोई समाजवादी नेता अभी दिख रहा है उनके जाने के बाद? क्या उनके जो उन्होंने काम किया उसको आगे समाजवाद को ढोने वाला कोई ऐसा नेता दिख रहा है आपको? देखिए, समाजवाद के नाम पर बहुत सारे लोगों ने गद्दी प्राप्त किया और गद्दी प्राप्त करते ही समाजवाद साइड में कर देते हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह को आप देखिएगा कि उन समाजवाद का जो लोहिया थे, उनका सबसे ज़्यादा जो रहता था वंशवाद को लेकर प्रभाव रहता था। और रघुवंश बाबू के बारे में भी खबर चली थी कि उन्होंने बेटे को एमएलसी नहीं बनने दिया। और दूसरी बात, जो इनका जो एक सादगी वाला जीवन था, कभी भी इन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, कभी भी किसी भी तरह का जो पैसे का लेन देन या जो राजनीतिक पार्टी जब में ये लालू को वंशवाद में सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं से पीछे से ये अपने आप इनके ऊपर दाग नहीं लग पाता है। सपोर्ट भी करते हैं फिर भी दाग नहीं लग पाता। देखिए, ये अपने आप को राजद का एक कार्यकर्ता मानते थे, तो कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी फैसला करती है उसमें समर्थन करते थे। वो तो राजद का फैसला था कि वो अपने वंशवाद को ये किया, लेकिन पर्सनली चूँकि ये एक नेता थे तो इन्होंने अपने स्तर पर वंशवाद, चाहे लोहिया के जितने भी विचारधारा थे उनको फॉलो किया, कड़ाई के साथ फॉलो किया। इनका जो बातचीत का जो लिहाज, ग्रामीण मंत्री थे और प्योर इनका बोलने का जो लहजा था, वो बिहार के किसी साधारण आदमी भी इसको अच्छे से उनकी योजनाओं को समझ सकता था। तो ये सब इनकी प्लस पॉइंट थी। लाइफ स्टाइल, फिर से लोगों से जुड़ना और अपने जबान पे कायम रहना सबसे बड़ी इनकी खासियत थी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बिहार की राजनीति में और इसको भर पाना कम से कम राजद के लिए बहुत मुश्किल होगा। दो और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक मनरेगा जिसको लेकर के हमेशा इनकी चर्चा होती है, उनका जाना और मनरेगा अभी तक है और उससे लाखों मजदूर फ़ायदा उठा रहे हैं। एक बड़ी योजना वो दे के गए जिससे देश ही नहीं, बिहार ही नहीं देश के हर एक मजदूर को फ़ायदा होता है। तो क्या उन्हें इसके लिए याद किया जाएगा और एक कुछ ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में उनको एक उपाधि सरकार की तरफ से या बिहार सरकार कुछ ऐसा करे? देखिए, मनरेगा जो है जब शुरू हुई थी तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रोजगार गारंटी योजना था और इसका विस्तार किया गया। जहाँ तक कि सत्ता का परिवर्तन भी, या नरेंद्र मोदी भी इस पर कमेंट कर चुके हैं कि गड्ढे खोदने वाली योजना है, लेकिन बंद इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये जो था समाजवादी एक सोच है ये। क्योंकि इसमें जो है देश के एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग बेरोजगार हैं, गरीब हैं, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको घर के बगल में गारंटी और एक जीवन यापन के लिए अच्छा रोजगार का व्यवस्था ये किए। तो मनरेगा जो है ये भारत की उपलब्धि है
और ये उपलब्धि जो है रघुवंश बाबू की है, क्योंकि इनके ही ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए ये योजना भारत सरकार 2006 में लाई हुई थी। तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, और मैं कहता हूँ उपाधि से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, लेकिन याद तो किए जाएंगे जब जब मनरेगा का जिक्र होगा तब तक रघुवंश बाबू का नाम। देखिए, रघुवंश बाबू बिहार की राजनीति में कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं, वो हमेशा याद रहेंगे। और मनरेगा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसे जो है पूरे देश को गर्व होगा कि हम कर्पूरी ठाकुर वाली श्रेणी में रख सकते हैं उस नेता के तौर पे। देखिए, हर एक नेताओं में कभी भी बराबरी नहीं, महापुरुषों में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता। सबके अपने कार्य प्रणाली और अपनी क्षमता होती है जिसको उसके लिए याद किया जाता है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, एक पत्रकार के तौर पे आपने बहुत बार मुलाकात की होगी उनसे और पर्सनली जान पहचान होता होगा, बातचीत होती होगी, वो व्यवहार जानना चाहूँगा कि उनका कैसा व्यवहार था, कितना सरल व्यवहार था और किस तरीके से मिलनसार। देखिए, एक बार मेरी मुलाकात है उनसे पार्टी कार्यालय में। बहुत लिबरल थे और काफ़ी फ्रेंडली रहते थे, और उनका लाइफ स्टाइल जो था, ऐसा नहीं लगता था कि ये व्यक्ति 5 बार सांसद रहा हो और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हो। जबकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी एक सांसद बन जाता है तो उसका लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह लोगों के बीच में ही रखें। लास्ट बार जो उनको कोरोना हुआ तो वही महानार में, वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर वो घूमने के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ था। वो भी चाहते तो क्वारंटाइन रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उतने उम्र में लोगों के बीच में जाना चाहा, क्योंकि वो लोगों के नेता थे, लोगों से ही उनका पहचान था। तो ये थे आदेश जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें, समाजवाद से लेकर के और उनके सरल जीवन व्यक्तित्व तक की जानकारी हमें प्राप्त हुई। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बिहार को एक बड़ा धक्का है, बिहार की राजनीति को एक बड़ा धक्का है, एक युग का अंत इसे कह सकते हैं हम। और सच में कहें तो एक बड़ा नेता गया है, और जब एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो बहुत असर होता है, और इसका असर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि क्या उनके जो छोड़े हुए पदचिन्ह है उसको आगे कौन बढ़ाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ।